हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस रेगुलेशन के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, एक वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है जो रिलेटेड थी रिपोर्ट्स मेड एट पुलिस स्टेशन से। अब इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इन्वेस्टिगेशन। ये वैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये आपका 104 से लेके 128 तक है एंड दिस इज चैप्टर नंबर 9। 104 बोलता है डिसीजन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बिल्कुल सिंपल है, एक कहानी की तरह अगर आप इसे समझेंगे तो ये बिल्कुल ईजिली आपको समझ आ जाएगा। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की क्या ड्यूटी बनती है उसके बाद सबसे पहले तो मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करेंगे। उसमें उनके पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होता, बट उनको मिलता है डिस्क्रिशन जब इन्वेस्टिगेशन करने की बात आती है। यहाँ पे वो अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये 157 सीआरपीसी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे पुलिस वाले को सबसे पहले ये डिसाइड, यानी कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को ये डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन डिजायरेबल है कि नहीं। ओके, 157 में जो उनको प्रोसीजर दिया गया है अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने के लिए, वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए पहले वो ये देखेंगे कि मैटर सिविल नेचर का है कि क्रिमिनल नेचर का है, और क्या उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कुछ सर्टेन सिचुएशन है जहाँ पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला, जो सेक्शन 95 में मैटर फॉल करे, यानी कि कोई ट्रिवियल एक्ट हो। अगर कोई भी बहुत छोटा मोटा एक्ट है तो उस केस में जो सेक्शन 95 में मैटर फॉल करता है, उस केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि कंप्लेनेंट ने किसी ट्रिवियल एक्ट को एग्जिगरेट करके पुलिस को बताया है, और इफ द कंप्लेनेंट अपीयर्स टू बी सेटिंग अप अ टेक्निकल ऑफेंस और exaggerating a trivial occurrence in order to obtain help of a police in prosecuting a quarrel. No investigation shall be made in the following circumstances except on the order of superintendent of police or with the concurrence of deputy inspector जनरल। यानी कि इन पर्टिकुलर केसेस में एज अ जनरल रूल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल का ऑर्डर आता है तो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पेटी थेफ्ट का मामला है, बर्गलरी का मामला है, unless there is a reason to believe that a professional criminals were involved. Okay, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई पेटी थेफ्ट हुआ है, कोई बर्गलरी का मैटर है, तो उस केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर उन्हें ये पता चलता है कि कोई बड़ा गैंग इन्वॉल्व है, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स उसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें वहाँ पे उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। कोई ऐसा मैटर जो आईपीसी के सेक्शन 324 और 325 में फॉल करता हो, तो वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। 341 से लेके 344, ओके, बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। तो वहाँ पे जब तक कन्फाइनमेंट कंटिन्यू करना करे एट द टाइम व्हेन द रिपोर्ट इज मेड, तब वहाँ पे उन्हें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बट जनरली इन मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। 454 का मामला है, 347 का मामला है और 448 का मामला है। इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 406 और 420 का अगर मामला है, तो अगर प्रेमा फेसाई देख के उन्हें ये लगता है कि मैटर इज़ ऑफ अ सिविल नेचर, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सिचुएशन ये है कि हर्ट कॉज हुआ है, जहाँ पर हर्ट को किसी डेडली वेपन से दिया गया है, तो वहाँ पे ये ड्यूटी है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की, दैट दे शुड कंसिडर कि मैटर जो है वो वहाँ पे कौन सा चार्ज जो है लिखना चाहिए एफआईआर में, 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का, या कि 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड का। ओके, सो इन ऑल द केसेस ऑफ हर्ट which is inflicted with a deadly weapon, then no officer in charge of a station should consider whether the circumstances are such as to justify the registration of a case under section 307 or 308 of IPC. Case registered under either of these section must promptly be investigated as a matter of a course without waiting for the order of superintendent of police or the
रिपोर्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि ये दोनों ग्रेव ऑफेंसेस है। तो यहाँ पे जैसे ही मैटर रजिस्टर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर या रिपोर्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर के वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। 105 वो प्रोसीजर बताता है जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस केस को इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। ओके, तो जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो उनको सबसे पहले अगर हम 157 पढ़ें तो उसमें वो इनडायरेक्ट वे में अकरेंस रिपोर्ट की बात करता है। वहाँ पे जब भी पुलिस ये डिसाइड करती है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो उसे अकरेंस रिपोर्ट में बेसिकली जो एफआईआर की एंडोर्स कॉपी होती है वहाँ पे वो लिख के मजिस्ट्रेट को ये बात बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ओके, तो उसके बाद 157 के प्रोसीजर का उसे कंप्लायंस करना है, उसे ओरिजिनल कॉपी और ट्रिप्लिकेट कॉपी, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ओरिजिनल मजिस्ट्रेट को जाती है, ओके, डुप्लीकेट जो है वो चेक रिसीट बुक पे रखी जाती है, और ट्रिप्लिकेट जो है वो इन्फॉर्मेंट को दी जाती है। तो जो मैजिस्ट्रेट को जाती है उसी को बेसिकली हम अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे उसे अकरेंस रिपोर्ट में, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ एफआईआर मजिस्ट्रेट के पास पहुंची है, उस पर ये लिख के उन्हें सूचना देनी होगी कि वो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और उसे ट्रिप्लिकेट में भी ये लिख के मेंशन करना होगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, सो दैट जो इन्फॉर्मेंट है उसको फर्दर जो रेमेडी है वो उसको एक्सरसाइज कर सके। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, डुप्लीकेट कॉपी इन्फॉर्मेंट को जाती है, ट्रिप्लिकेट चेक रिसिट बुक पे रखाती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने मिस्टेक से गलती से बोल दिया है। ओरिजिनल मैजिस्ट्रेट को जाती है जो अक्रेंस रिपोर्ट के फॉर्म में होती है, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेंट को दी जाती है, और ट्रिप्लिकेट जो है वो चेक रिसीट बुक में रखी जाती है। और इस बात की जानकारी उसे जनरल डायरी में भी मेंशन करनी होगी कि ही हैज डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट। 106 बात करता है कंप्लीशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। ओके, एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि अगर बाय मिस्टेक मैंने कहीं पे भी पैरा को सेक्शन में बोल दिया हो तो उसे अदरवाइज मत लीजिएगा। ये यूपी पुलिस रेगुलेशन है, यहाँ पे हर जगह पैरा ही है। ओके, तो ये आप इम्प्लाइडली समझ जाइएगा, वो मे बी सेक्शन बोलने की आदत है तो इस वजह से बाय मिस्टेक कहीं कहीं पे सेक्शन निकल जाएगा। ओके, बट वो है पैरा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। पैरा 106 बात करता है कंप्लीशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वाले सॉरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो जनरली तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन शुरू और ख़त्म करते हैं दैट शुड बी ऑन स्पॉट, यानी कि जहाँ पे उन्हें जो है जो प्लेस ऑफ ऑफेंस है वहाँ पे जाके अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट और ख़त्म करना होगा। तो इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट एंड कंप्लीटेड ऑन स्पॉट। बट अगर जो जगह है, जो स्पॉट है, दैट इज क्लोज टू पुलिस स्टेशन, ओके, सो इन दैट केस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, एक बार स्पॉट पे जाके वो वापस पुलिस स्टेशन आके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। However, if the scene of offense is close to police station and the case is not covered by section 157, then the investigating officer may, after visiting the spot, he can return to the police station to complete the investigation. Okay. 107 बात करता है ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक बेसिक रीडिंग की आपको जरूरत है, 2 से 3 बार आप इसे रीड करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ही शुड नॉट एक्ट एज अ मेयर क्लर्क फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई विटनेस बोल रहा है और आप बस उसको लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। उसकी ये ड्यूटी है कि ही शुड एक्सरसाइज हिज माइंड, और वो उस पे उससे सवाल पूछे ताकि वो उसके डेमिन्योर से, उसके हाव भाव से ये पता लगा सके कि या कोई बात वो छुपा रहा है कि या कोई दूसरी बात है। ओके, so here investigating officer is not regard himself as a mere clerk for the recording of statement. It is his duty to observe and to infer. In every case, he must use his own expert observation of the scene of offense and of the general circumstances to check evidences of witnesses. जहाँ पे भी culprit unknown है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो तरीके पता लगा सके कि किस तरीके से हमें उन अपराधियों तक पहुँचना है। हम सब ने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, हम उसमें देखते हैं कि पुलिस बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे आपने उस पर डायलॉग सुना होगा कि खबरियों को अलर्ट कर दो,
या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन्हें जो है यहाँ पे ये पता लगाना है कि किसी भी तरह करके उन्हें कल्प्रिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ही मस्ट स्टडी द मेथड। यहाँ पे फिर उसके बाद पुलिस को एक चेन कंप्लीट करने के लिए जितने भी लोकल अक्यूज हैं जो पुलिस के जानकारी में है, तो वो वहाँ पे पुलिस उनके मेथड ऑफ वर्किंग को चेक करेगी। ओके, विद द व्यू टू रिकॉग्नाइज देयर हैंडीवर्क, कि वो किस तरीके से काम करते हैं, कहीं इन्हीं के ग्रुप का तो कोई आदमी नहीं है। ओके, ही मस्ट बी ऑन हिज गार्ड अगेंस्ट एक्सेप्टिंग द सस्पिशन ऑफ विटनेस एंड कंप्लेनेंट। ओके, और यहाँ पे पुलिस की ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि वो सच जाने, सच का पता लगाए। ठीक है, यहाँ पे पुलिस का काम बस इतना नहीं है कि बस अक्यूज को पकड़े और ट्रायल में ले जाए और कन्विक्शन करवा दे। उसको अगर जो भी पर्सन जिस पे एलिगेशन लगाया, हो सकता है वो इनोसेंट है, तो पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे बन जाती है कि वो ये पता लगाए कि सच क्या है, एंड नॉट मियरली टू ऑब्टेन कन्विक्शन। उन्हें किसी भी तरीके से कोई अपने आप से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर तरीके से जो भी एविडेंसेस हैं उस पर अच्छे से सोचे और समझे। He must not prematurely commit himself to any view of the fact for or against any person, and he need not to go out of his way, यानी कि किसी भी तरीके से वो गलत रास्ते का इस्तेमाल करके एविडेंसेस इकट्ठा नहीं कर सकते। फिर he must give an accused person an opportunity of producing defense evidence before him and must consider such evidence carefully if produced, यानी कि उन्हें accused person को भी अपने एविडेंसेस रखने का मौका देना चाहिए। 108 बात करता है कि वो स्टेप्स क्या हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा। सबसे पहला स्टेप आता है कि केस डायरी, जिसका प्रोविजन 172 सीआरपीसी में दिया है, वहां पे उन्हें सबसे पहले ये लिखना होगा कि किस टाइम पे और किस प्लेस पे उन्हें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। जब भी वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो उन्हें ये भी लिखना है कि किस टाइम और किस जगह पे उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। वो उन्हें जाके जो भी सीन ऑफ ऑफेंस है उसको वहाँ पे उन्हें एग्जामिन करना होगा, जो कंप्लेनेंट है उनको क्वेश्चन करना होगा, और जो भी अदर विटनेसेस है जो पुलिस को लगता है कि जो भी इवेंट हुआ है उसकी जानकारी है, उससे उन्हें वहाँ पे उनसे बात करनी होगी। एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो विलेज क्राइम नोटबुक है उसको भी एक बार कंसल्ट करे कि हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। 109 बात करता है एंट्रीज इन द केस डायरी की क्या क्या एंट्रीज होगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। द केस डायरी मस्ट कंटेन द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 172 ऑफ CRPC in sufficient detail to enable the supervising officer to appreciate the fact. Okay, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं होगा। The investigating officer is not bound to reduce in writing any statement made to him in course of examination under section 161, but if he do so, he shall make a separate record of the statement of each person. हमने 161 CRPC में देखा है कि पुलिस जो है क्या कर सकता है कि जिन भी पर्सन को 160 में उसने समन किया है उनका वहाँ पे वो एग्जामिनेशन कर सकता है। ओके, तो याद रखिएगा उनको वहाँ पे जो उसका एग्जामिनेशन है दैट कैन बी डन ओरल एग्जामिनेशन ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है उसको लिखित में लेना, बट अगर वो लिखित में लेते हैं तो यहाँ पे उनको हर विटनेसेस का जो भी स्टेटमेंट है वो राइटिंग में सेपरेट रिकॉर्ड में लिखना होगा। So the statement of the accused person must be recorded in full. Investigation is closed for the day, then the time and the place, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन खत्म हो रही है तो जो टाइम है, जो समय है जहाँ पे खत्म हुआ इन्वेस्टिगेशन, वो भी उन्हें अपने जनरल डायरी में लिखना होगा, केस डायरी में लिखना होगा। And it shall be sent daily to the superintendent on all days on which any proceeding are taken. 111 बात करता है सर्च कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। अ पुलिस ऑफिसर जहाँ भी, जैसे वो अगर उन्हें किसी भी जगह पे सर्च कंडक्ट करनी है तो सर्च शुरुआत करने से पहले उन्हें सबसे पहले ये चीज़ कन्फर्म करनी होगी कि जो भी ओनर है या ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमाइसेस है, क्या उनके पास कोई ऐसी इंक्रिमिनेटिंग चीज़ है जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मर है, ठीक है, जो भी खबरी होता है, उसे सर्च प्लेस पे नहीं ले जाया जाता है। 112 बात करता है इंक्वायरी फ्रॉम पर्सन।
ओके, तो जिनसे भी पुलिस इंक्वायरी करती है उन्हें अननेसेसरली हैरास या डिटेन करना नहीं चाहिए। 114 बात करता है मैप ऑफ प्लान। तो जो प्लान होता है सीन ऑफ अकरेंस का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हर केस जो मर्डर से रिलेटेड है या डेकॉइटी से रिलेटेड है या जो भी इंपॉर्टेंट बर्गलरी हुई है या कोई भी अदर इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एक प्लान मैप बनाएगा जो कि सुपरवाइजिंग ऑफिसर को और इवन कोर्ट को भी हेल्प करेगा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट। इन केस अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो प्लान बनाने मैप बनाने में अनेबल है तो यहाँ पे पटवारी बनाते हैं वो प्लान। 115 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और कोई पर्सन जो है सीरियसली इंजर्ड है और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये कुछ अगर इसको टाइम से डिस्पेंसरी नहीं ले गया गया तो मतलब इसकी डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पे पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो तुरंत उससे 2 विटनेसेस के प्रेजेंस में उसे डिक्लेरेशन लेंगे और उसका साइन लेंगे, और अगर वो साइन नहीं कर पाता है तो उसका थंब इम्प्रेशन। 116 बात करता है आइडेंटिफिकेशन परेड की। अगर किसी भी केस पे पुलिस को ऐसा लगता है कि जो भी सस्पेक्ट है वो किसी भी स्टेज पे उसका आइडेंटिफिकेशन विटनेसेस के सामने हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की यहाँ पे ड्यूटी बन जाती है कि वो शुरू से ही इस बात का प्रिकॉशन रखे कि जो विटनेसेस हैं जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो किसी भी तरीके से सस्पेक्ट पर्सन को न देखें। ओके, 119 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन की। अगर 164 में जो भी बयान मतलब जो भी कन्फेशन दर्ज होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट की यहाँ पे ड्यूटी है वो इस तरीके के सवाल पूछे जिससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल सके। अब 120 बात करता है कि कौन रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन। तो हाईएस्ट मजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु कैन बी रीच्ड इन रीजनेबल टाइम, ओनली मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जो कि लोकल गवर्नमेंट एम्पावर करती है, और जो भी इंपॉर्टेंट केस है डेकॉइटी के और जो भी सीरियस केस है तो वेन एवर इट इज पॉसिबल इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। 121 बात करता है रिमांड ऑफ पुलिस कस्टडी की। तो रिमांड ऑफ पुलिस कस्टडी का क्या है कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के सामने अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक कंक्रीट ग्राउंड, एक डेफिनेट, एक सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड देना होगा कि हमें रिमांड क्यों चाहिए। एक मियर स्टेटमेंट की हमें अक्यूज से फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर द रिमांड टू पुलिस कस्टडी डायरेक्टली कोई आईओ नहीं कर सकता, वो होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू या किसी भी गैजेटेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिवीजन सब डिवीजन, और उसका जो परमिशन होता है आप केवल उसी मैजिस्ट्रेट से ले सकते हैं जो 167 में ऑथराइज है। 122 बात करता है कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिशन ऑफ चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट। तो ये एक ड्यूटी है पहले की पुलिस पे कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, और जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 161 से लेके 171 और 173 का कंप्लायंस होना चाहिए। 173 में जो भी रिपोर्ट तैयार होती है दैट विल बी सबमिटेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानकारी देने के बाद ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट। बट जब चार्जशीट जमा करने की बात आती है तो जो भी फाइनल केस डायरी होती है और चार्जशीट होती है दैट विल बी सबमिटेड थ्रू सर्कल ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अगर समन और वारंट केसेस है तो एफआईआर दर्ज होने के 4 हफ्ते, और अगर सेशन मामला है तो 8 हफ्ते में उसे जमा करना होता है। अब बात आती है कि व्हाट इफ डिले हो गया या चार्जशीट टाइमली जमा नहीं हो पाई, तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर ये ड्यूटी है कि ही शैल सबमिट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड इन डुप्लीकेट जो क्वार्टरली लिस्ट है जो टाइमली सबमिट नहीं हुई है। डीएम उन्हें फॉरवर्ड करता है रेंज डीआईजी को, और रेंज डीआईजी उन्हें सबमिट करता है आईजी को, और आईजी फाइनली उसे फॉरवर्ड कर देगा गवर्नमेंट इन होम डिपार्टमेंट विद हिज कमेंट्स। ओके, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।